सभी का नमो एबीसी एकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस में। और आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट से, जो आपको जवान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या आज का मोटिवेशनल कोट कि ज्यादा समय ना लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है। जी हां, ज्यादा समय ना लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, अन्यथा समय खुद तय कर लेगा फिर आपका क्या करना है। चलिए ठीक है, तो इस जवान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते हुए आज के अपने जानदार शानदार सेशन का आगाज करता हूं। लास्ट क्लास में हमने उपसर्ग और प्रत्यय दैट मींस सफिक्स और प्रीफिक्स वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और अंतिम बिंदु जहां पर हम लिख रहे थे कि उपसर्ग की कुल कितनी विशेषताएं होती हैं, 3। इसका सीधा सा यह मतलब निकलता है कि जब भी आप किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो वह 3 ही प्रकार से अपने कामों को करेगा। या तो उस शब्द के अर्थ को बदल देगा, मतलब विपरीत अर्थ कर देगा, विलोम बना देगा, या फिर दूसरा काम होगा उस शब्द में एक नवीन विशेषता ला देगा, या फिर तीसरा हमने काम देखा था कि एक नया शब्द ही बना देगा। तो ये 3 विशेषताएं उपसर्ग की होती हैं। ठीक है, अब मैंने लास्ट क्लास में आपको एक शब्द बताया था जो कि था धान। ठीक, एक शब्द था हमारे पास धान, और धान का मतलब क्या था, चावल। और इस धान शब्द में जैसे जैसे हम अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे शब्द हमने बनाए थे। जैसे हमने यहां पर एक उपसर्ग जोड़ा था प्र, तो कौन सा शब्द बन गया था, प्रधान। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हमने धान शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ा, एक नया शब्द हमारे पास आ गया। और हम सब जानते हैं एज वी नो कि प्रधान का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, सर्वोत्तम। ठीक है, इसी प्रकार कई सारे शब्द मैंने आपको बताए थे। एक शब्द और ऐड कर लीजिएगा, इसी शब्द में हम यदि परि उपसर्ग जोड़ दें, ये पापा का परि वाला परि नहीं है ना, ये परि छोटी की मात्रा है। यदि इस परिधान शब्द में परि उपसर्ग जोड़ें तो बताइए कौन सा शब्द बनेगा, कोई बताएगा परिधान का मतलब क्या होता है। जी हां, देखा होगा कपड़ों की दुकानों पर कई बार इस हिंदी विशिष्ट शब्द का प्रयोग होता है, परिधान, वस्त्र भंडार, इस प्रकार से। तो एक शब्द और परि जोड़ लीजिएगा, कई सारे लिखवाए थे ना आपको, एक ये भी नया जोड़ लीजिएगा कि धान में जब परि जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा जिसका अर्थ होता है वस्त्र। ठीक है, कितने पॉइंट लिख लिए थे हमने उपसर्ग के बारे में, कुछ पॉइंट दिए थे आपने, 4-5 कितने थे, चलिए जितने भी थे। अब पॉइंट नंबर फलाना, मतलब जो भी अगला आ रहा है आपका, ठीक है, उसमें एक नया शब्द जोड़ेगा क्या कि उपसर्ग के योग से, अगला पॉइंट है जो भी आप दे रहे थे यार, पेन मुझे, उपसर्ग के योग से, उपसर्ग के योग से संधि एवं समासिक पद दोनों ही बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए उपसर्ग के बाद अगला हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम प्रत्यय है। तो प्रत्यय से कभी भी संधि वाले शब्द नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि आप सब जानते हैं प्रत्यय हमेशा कहां पर जोड़े जाते हैं, शब्द के अंत में। और कभी भी संधि शब्द के अंत में होती है क्या, नहीं। किसी भी शब्द का पहला वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब मिलता है और उनके मिलने से जब किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन होता है तो वहां पर संधि होती है और उपसर्ग लास्ट में जुड़ता है। इसलिए यदि एग्जाम में पूछा जाए क्या उपसर्ग के योग से संधि और समास दोनों वाले पद बनाए जा सकते हैं क्या, तो उपसर्ग से तो बनाए जा सकते हैं, और प्रत्यय से सिर्फ समासिक पद बनेंगे, समास वाले मतलब संधि वाले बना नहीं सकते, क्योंकि संधि कहां पर होती है, प्रारंभ में, ना कि अंत में, और प्रत्यय कहां पर जुड़ते हैं, अंत में। अब चूंकि मैं कह रहा हूं कि उपसर्ग के योग से हम संधि और समासिक पद दोनों ही बनाए जा सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि संधि और समास दोनों में हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो उपसर्ग के रूप में काम कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक शब्द है, यहां पर एक उपसर्ग है सु योग आगत, सुयोग आगत। अब आप देख पा रहे हैं सुधन आगत के योग से क्या शब्द बनेगा, एक नया स्वागत। अब बताइए स्वागत शब्द में संधि है या फिर समास है, आप कहेंगे सर संधि है, क्योंकि सुधन आगत बराबर स्वागत यंश और संधि से बना है, हमने बताया था तरीका इसका। और यहां पर सु बेसिकली क्या है, अपने आप में एक
उपसर्ग, मतलब आपने स उपसर्ग का प्रयोग करके यहां पर जो शब्द बनाया है उस शब्द में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। तो इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि उपसर्ग के योग से आप संधि वाले शब्द बना सकते हैं। अब क्या समास वाले शब्द बना सकते हैं क्या, इसको भी हम देख लेते हैं। हमारे पास एक प्रत्यय है प्रति, प्रति, और एक शब्द हमने यहां पर ले लिया दिन या वर्ष या साल या सप्ताह, है जो भी आपको लेना हो। अब प्रतिदिन दिन बराबर कौन सा शब्द बनेगा, प्रतिदिन, मतलब हर दिन, एवरीडे। अब आप ये देख पाएंगे कि फिर से अगेन प्रति यहां पर तो क्या हो गया, उपसर्ग। क्या बताइए इस बार इस प्रतिदिन में कोई संधि है क्या, क्या प्रतिदिन में कोई संधि है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं आपने जब इन दोनों ही पदों का योग कराया, प्रति ये रहा, दिन ये रहा, क्या इनके मिलने से बनने वाले शब्द में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, नहीं। और जब परिवर्तन नहीं होता तो वहां पर संधि नहीं होती, क्या होता है, संयोग। लास्ट क्लास में बताया था यदि आपने लिखा है फल धन वाला बराबर फल वाला, इन दोनों पदों को जोड़ने से नवीन शब्द में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है तो वहां पर संधि नहीं होगी। यदि आपने सुधन आगत लिखा है, बताइए इन दोनों के मिलने से एक नया शब्द बना है स्वागत, मतलब यहां पर संधि है। इसका मतलब है प्रतिदिन में संधि तो नहीं है, बट समास से कौन सी, आप सब ये भी जानते हैं जिस समास में प्रथम पद या तो उपसर्ग होता है या फिर उपसर्ग का ही अन्य नाम अव्यय भी कहते हैं, इसे अव्यय अंग्रेजी में कहते हैं इंडिक्लाइनेबल। अव्यय का मतलब क्या होगा, देखिए व्यय का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर, खर्च होना, और उपसर्ग जोड़ दिया मतलब जिसमें खर्चा ना हो, जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसमें बदलाव नहीं हो, उसी का नाम तो क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग को अव्यय भी कहा जाता है। और जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, अव्ययी भाव समास। हमने समासों के नाम रट के रख लिए हैं। स्कूल टाइम से कई विद्यार्थियों को यही कंफ्यूजन है, हमें पता ही नहीं चलता कि सब में कौन सी समास होती है, दो चार बस याद रहते हैं, बाकी समास यदि आपने पढ़ा गया फिर मैं भी आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा। अव्ययी भाव समास यहां पर है, उसका नाम ही है जिसमें किसका भाव हो, अव्यय का। अव्यय का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, और परिवर्तन न होने वाले शब्दांश को हम या तो अव्यय कह देते हैं या तो क्या कह देते हैं, उपसर्ग कह देते हैं। तो अव्ययी भाव समास यहां पर प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है, और स्वागत में यहां पर यण स्वर संधि है, जिससे यह प्रूव हो जाता है कि उपसर्ग के योग से आप संधि और समास दोनों ही प्रकार के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जबकि प्रत्यय से सिर्फ क्या बनेंगे, समासिक पद, ना कि संधि वाले। ठीक है, इतनी चीज हमने यहां पर लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर उपसर्ग पर प्रश्न कैसे आते हैं। उपसर्ग पर आधारित प्रश्न, मतलब ये चैप्टर तो हम प्रारंभ करेंगे, पहले यही देख लें कि प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। उपसर्ग पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीफिक्स। आज आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है, जिसमें से सबसे पहले ऊर्जा विभाग मतलब बिजली विभाग में 2573 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका। अपने चैनल पे मैंने डाला होगा, आपने देखा होगा। कोई भी अपडेट आती है मैं सबसे पहले डाल देता हूं। तो उसमें ये देख रहा होगा आपने तकरीबन 850 के समथिंग पद तो किसके हैं, सीपीसीटी वाले। और मैंने पहले अपनी क्लास में कहा था मैं कभी बच्चों को एडवाइस नहीं करता कि तुम एमसीए कर लेना, तुम एमएससी कर लेना, तुम ये मास्टर डिग्री कर लेना। 3 चीजें होना चाहिए, एनी कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस बीएड और प्लस सीपीसीटी। इफ यू वांट टू लिव इन द सिटी देन यू विल हैव टू क्रैक सीपीसीटी। हाँ, 12th के साथ कोई भी डीसीए चल जाएगा, पीजीडी से चल जाएगा, कोई भी कंप्यूटर आपने डिप्लोमा करके रखा हो, और प्लस साथ में सीपीसीटी चाहिए। और अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी उसके फॉर्म 24 दिसंबर से भराकर 23 जनवरी तक चलेंगे। एक सीपीसीटी अभी जो री एग्जाम होने वाला नवंबर दिसंबर में कैंसिल हो गया था, और अगला होने वाला 11-12 जनवरी को, मतलब हर 1.5-2 महीने में सीपीसीटी का एग्जाम होता है। और बेसिकली स्कोर कार्ड 7 साल के लिए वैलिड रहता है, मतलब एक बार आपने सीपीसीटी कर ली तो कोई ना कोई 7 साल में एग्जाम निकाल ही लोगे। तो जिनका भी कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, पहली बात तो कंप्यूटर डिप्लोमा करो, इधर 12th पास हो तो डीसीए कर लो, और यदि ग्रेजुएशन पास हो तो पीजीडीसीए कर लो। ये कंपल्सरी करना ही पड़ेगा। यदि शहर में रहना है, यदि माँ बाप ने यहाँ पर भेजा है तो सिर्फ कोचिंग के सहारे उसके मत बैठो, साथ में एक्स्ट्रा आपकी कुछ चीजें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि किराया तो उतने दे रहे हैं ना अब रूम का। रूम वाला ही थोड़ी बोलेगा नहीं तुम बीएससी के साथ एमएससी करो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, बीएड भी कर रहे हो सीपीसीटी कर रहे हो एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ेगा। क्यों, ऐसा होता है क्या? ऐसा होने लगा तो फिर क्या ही मतलब है, सबका अलग अलग रेंट चलेगा, 2 कोर्स के 2 पैसे दो,
ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कम टीचर ऐसे होंगे कि जिस चीज को बताएंगे। मैं जिस राह से निकला हूं, मतलब मैंने खुद सभी करके बैठा हूं, तब जाके आपको ज्ञान दे रहा हूं। तो फोकट में की चीजें जो बताते हैं, जो मैंने करके रखे हैं सारी चीजें, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो हाईकोर्ट की भर्ती आएगी, व्यापम में ग्रुप 4 की भर्ती आएगी, सब में कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस सीपीसीडी कंपलसरी रहता है जनरली पोस्ट में। और सीपीसीडी करने से फायदा ये होता है कि कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, वही व्यक्ति फॉर्म भरता है जिसके पास क्या होता है, सीपीसीडी। पहले क्या हुआ करता था कि 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चलता, देखा होगा आपने, तो कई लोग क्या डीसीए पीजीडीसी करने लगे। अब सरकारों को लगे यार डीसीए पीजीडीसी तो कोई भी कर लेता है, मतलब माखन लाल की कॉपी भर के आ जाओ और बस पास हो जाते हैं, क्योंकि यही होता है ना, ज्यादा कुछ करने नहीं पड़ता। और उसमें क्या है, फिर अब टाइपिंग व्यक्ति नहीं सीख पा रहा था। और इस डीसीए पीजीडीसी का कंडीशन ये है कि जिसने कंप्यूटर डिप्लोमा करके रखा हो उसको उसे टाइपिंग करते ही आना चाहिए। तो फिर टाइपिंग के अलग अलग से लोग लेके आ गए सीपीसीडी, 2017-18 से प्रारंभ हुआ है। तो सीपीसीडी जरूरी है आपका, ठीक है। अब जितनी जल्दी इस बात को सीरियस ले लोगे आपके लिए सही रहेगा। बाकी आप जो दूसरी तैयारी कर रहे हैं एसएससी बैंक व्यापम, वो तो चलती रहेगी, ये एक्स्ट्रा चीज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब उपसर्ग पर आधारित देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। पहला आपका टाइप 1 की यदि मैं बात कर लूं, उपसर्ग का अर्थ, मतलब कोई भी आपको उपसर्ग दे देंगे और उसका अर्थ पूछा जा सकता है। हालांकि फिर से कह रहा हूं, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, किसी भी उपसर्ग का अपना कोई निश्चित अर्थ होता है क्या? नहीं, वो तो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगकर ही अपने अर्थ को या मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी उपसर्ग का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे यहां पर कह दिया स उपसर्ग, या फिर हमने यहां पर कह दिया सु उपसर्ग। अब पर्टिकुलर तो हम जानते हैं स या सु उपसर्ग का कोई प्रयोग नहीं होता, मतलब अपना इसका निश्चित अर्थ नहीं है, किंतु जब आप किसी शब्द के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो अपना मीनिंग यह किस सेंस में देगा, तो वह देगा साथ के सेंस में, विथ। जैसे यहां पर यदि हम इसमें जोड़ें तो क्या बन जाता है, सप्रेम, मतलब प्रेम के साथ, सपरिवार मतलब पूरे परिवार के साथ जाना है शादी, मजा आ जाएगा, ठीक है भैया। इसी प्रकार सपूत, जो पूत अच्छा होता है वह सपूत होता है, ठीक है। तो ये कई सारे स है। इस पर कई बार आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े मंत्री या फिर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वगैरह अपनी वाइफ के साथ महाकाल के दर्शन करने वगैरह जाते हैं, तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि लिखा जाता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सपत्नीक महाकाल लोक में दर्शन करने के लिए गए। क्या शब्द लिखते हैं वो, सपत्नीक। तो सपत्नीक का मतलब क्या है, बेत लुगाई, मतलब सॉरी बेत क्या है, पत्नी, मतलब वाइफ के साथ गए, ठीक है, सपत्नीक। तो याद रखिएगा स उपसर्ग का प्रयोग साथ के सेंस में होता है, क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग कभी भी अपना इसका डेफिनेट मीनिंग नहीं होता, ये तो किसी शब्द के साथ जुड़कर अपने अर्थ को देते हैं। जिससे फॉर एग्जांपल आपसे और किसी ने पूछ लिया, बताइए आ उपसर्ग। अब लोगों को जनरली लगता है कि आ उपसर्ग का मतलब क्या होता है, नहीं होता है क्या, नहीं। आ उपसर्ग का अर्थ नहीं होता है। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं के अर्थ में किया जाता है, नेगेटिव सेंस में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इससे हमने शब्द बना दिए अधन मर, जो मरता नहीं है वो क्या हो जाएगा, अमर, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर जिसके पास ज्ञान नहीं है वो क्या कहलाएगा, अज्ञान, अज्ञानी, अजन्मा, बिल्कुल अजन्मा में से औपसर्ग नहीं है, अज्ञान। इसी प्रकार जिसे टाला ना जा सके वो क्या होगा, अटाला, अटल होगा, क्या होगा, अटल। तो ये हमने कुछ बता दिए। तो एक तरीका एग्जाम में यह है, आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि किसी भी उपसर्ग का जो अर्थ है किस सेंस में होता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ये पहला तरीका एग्जाम में पूछना है। हालांकि बहुत ही कम रेयर केस में इस पर क्वेश्चन आते हैं, हाँ, किंतु अगले जो मैं टाइप लिखाने वाला हूं, बी फॉर भाभी जी घर पर है, तो ये अगला जो टाइप बनेगा यहां पर और क्या पूछा जाएगा, मूल शब्द की पहचान करना, आइडेंटिफाई द रियल वर्ड, मूल शब्द की पहचान, मूल शब्द की पहचान। कोई भी आपको एक शब्द दे देंगे और उसमें कहेंगे इसमें मूल शब्द क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं एक सवाल, हमने यहां पर एक शब्द लिखा है असफलता, असफलता, और यह पूछा जा रहा है कि असफलता में मूल शब्द क्या है। ऑप्शन देके रखे हैं, एक है आपके पास सफल, एक है असफल, एक है सफलता, एक है फल,
और एक है उपरोक्त सभी। देखिए मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो उत्तर जानते हुए भी सभी विकल्पों को धैर्य पूर्वक पढ़ता है। मैंने कई बार देखा है ओवर कॉन्फिडेंस में, बेसिकली गणित विषय में ऐसा होता है, गणित करते गए और जरा सा भी कोई डिजिट मिल गई, अरे आंसर आ गया 4 विकल्पों में से, जरा सा भी मिला, चारों में से 1 2 ही मिल गया, 2 ही डिजिट मिल गया, हम उसको आंसर मान लेते हैं। उसको पूरा सॉल्व करो, इतना वो एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। बताइए असफलता में मूल शब्द क्या होगा? क्या? सफल। चलिए कितने लोग बोल रहे हैं सफल होगा? चलिए पूरे 3.5 लोग, एक हाथ उड़ा दे नीचे। और फल कितने लोग बोल रहे हैं? फल, फल में है ज्यादा लोग, 4 से 8। और इसके अलावा क्यों बाकी लोग किस पार्टी में है? मैडम क्या होगा, कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है आपको इसमें से? मतलब सही होना है, अच्छा लगने से क्या होता है? सफल, पक्का। चलिए तो वेरी गुड, जिन्होंने सफल लगाया है इज द रॉन्ग आंसर, ये गलत जवाब है। और हां जिन्होंने लगाया है सफलता, ये तो गलत ही नहीं महागलत है, पाप है। इतना बड़ा पाप कि गंगा नहाने से भी जो प्रयागराज में महाकुंभ आएगा उसमें स्नान कर लोगे तो ये पाप नहीं मिटेगा, बहुत बड़ा पाप है। तो बात करें सर हम छाटेंगे कैसे, फिर पहचान कौन, इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, होममेड ट्रिक, 0% साइड इफेक्ट, टोटल आयुर्वेदिक। किसी भी शब्द में यदि आपसे मूल शब्द की पहचान करें तो सिंपल सा आपको तरीका ये करना है, उस शब्द में जितने भी उपसर्ग आ रहे हैं और जितने भी प्रत्यय आ रहे हैं सबको हटा दो। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ ये सफलता शब्द बना कैसे होगा, मालूम है? अच्छा अब यहां पर मूल शब्द है फल। अब ये फल खाने वाला फल नहीं, वो कहते हैं ना कि कर्म करें फल की चिंता ना करें। फल के बहाने हो सकता है आपको फलानी मिल जाए, तो फल के यहां पर 2 मतलब हो सकते हैं, या तो फल का मतलब फ्रूट से है, बट यहां पर फल का मतलब किससे होगा? रिजल्ट से, आपके परिणाम से। तो मूल शब्द यहां पर फल है। तो बात करें सर ये फिर फल से कैसे क्या बना, तो देखिए समझिएगा, इस फल शब्द में हमने कौन सा उपसर्ग जोड़ दिया? सा। और अभी बताया था सा उपसर्ग का प्रयोग किस सेंस में होता है? साथ के। जो परिणाम के साथ है, जो परिणाम के साथ है वही तो क्या होगा? सफल होगा। अर्थात फल में हमने पहले स उपसर्ग जोड़कर क्या बना दिया? सफल। अच्छा, और जो सफल नहीं होगा, जो सफल नहीं होगा वो क्या होगा? असफल। मतलब फिर हमने कौन सा उपसर्ग जोड़ दिया? अ उपसर्ग जोड़ दिया, और फिर लास्ट में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? ता। तो क्या बन गया? असफलता। देखो कितना बढ़िया एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो मूल शब्द यहां पर क्या होगा? फल होगा, सफल नहीं होगा। तो ये दूसरा तरीका है, किसी भी शब्द में आपको मूल शब्द की पहचान करना है। कैसे करेंगे? उस शब्द में जितने भी उपसर्ग आ रहे हैं, जितने भी प्रत्यय आ रहे हैं, उन सबको हटा दीजिएगा, और जो शब्द बचे उसका अपना एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा तरीका है एग्जाम में पूछने का। तीसरा तरीका, हाँ, किस शब्द में एक से अधिक, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं? अब तीसरा तरीका प्रश्न पूछने का है, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और 4 ऑप्शन में से ये पूछेगा किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं। कैसे? जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल हमने उदाहरण स्वरूप एक शब्द लिखा दुर्व्यवहार, और दूसरा शब्द है यहां पर सुपरिचित। अभी मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि कौन कौन से हैं, बट आप तो बस ये बता दो कि दुर्व्यवहार में आपको क्या लगता है इसमें कितने उपसर्ग हो सकते हैं। ऑप्शन एग्जाम में आपके दिए रहेंगे 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। बताइए। हाँ, दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं? 2। पक्का? कसम से? चलिए ठीक, मेरी कसम मत खाओ, मेरी भी शादी नहीं हुई।
तो ये जो दुर्व्यवहार है यहां पर, अब इसमें बात करें इसका, देखिए जब भी कोई शब्द आपसे नहीं बन रहा हो तो उसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा। बताइए दुर्व्यवहार में कौन इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि तो मैं ही बता देता हूं, व्यंजन संधि है, क्या आएगा? दुर्धन व्यवहार, यही होगा। और जिस शब्द का प्रथम जो वर्ण होता है वो हलंत या आधा होता है, वहां पर व्यंजन संधि होती है, जैसे जगत धनीश बराबर जगदीश, सत्य धन जन बराबर सज्जन। ठीक है, तो यहां पर दुर्धन व्यवहार, तो यहां पर अब लोगों को लगता है कि इसमें मूल शब्द हो सकता है व्यवहार हो जाए और दुर क्या है? उपसर्ग है। तो इस हिसाब से कितने उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं? एक, जबकि ऐसा नहीं है। आपके पास एक और शब्द यहां से आ गया व्यवहार। इस व्यवहार का जब आप संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा? यण संधि। देखिए मैंने आपको ये बताया था एक दिन कि जिस भी शब्द में कोई भी वर्ण आधा होता है और उसके बाद या वर, याद आया? आधे वर्ण के बाद या वर में से कोई एक वर्ण आता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यण संधि। बताया था मैंने आपको यण संधि का तरीका। और जब यण संधि का विच्छेद किया जाता है तो पहले उस वर्ण को पूरा लिखना पड़ता है, तो बवंशी को लिखेंगे पूरा। और जब यदि यह आता है, आगे आपको बताएंगे डिटेल में, तो वहां पर छोटी या बड़ी की मात्रा लगाई जाती है। मतलब आप तो डायरेक्टली समझ लो, फिलहाल बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट। व्यवहार का जब संधि विच्छेद होगा तो यण स्वर संधि यहां पर हो जाएगी विधन अवहार, विधन अवहार। फिर पुनः अवहार को तोड़ेंगे तो अब यहां पर उपसर्ग आ गया और मूल शब्द यहां पर क्या आ गया? हार। अब अपने आप में उपसर्ग, आज मैं यही पढ़ाने वाला हूं। अब से आपने कई सुने, अवगुण आपने सुना है। अब का प्रयोग बेसिकली नेगेटिव सेंस में होता है। तो यहां पर बी अवधन हार। अब आप टोटल देख लीजिएगा, मूल शब्द हमारे पास हार है जिसका मतलब है पराजय, और एक उपसर्ग हमारे पास क्या आ चुका है? दुर, दूसरा बी और तीसरा अब। तो ये इस प्रकार से मूल शब्द आपका तैयार हो गया। हेलो, हाँ हेलो, क्लास में था। गुड इवनिंग। हाँ क्लास में लगाता हूँ, फिर ना 6-7 बजे तक क्लास। ठीक है, लगाऊंगा नाइट में। ठीक, हाँ ठीक, हाँ चलिए। तो एक आपके पास दुर है, एक बी है, और अब कुल मिलाकर ये इसमें उपदेव दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग आ गए? 3। ठीक है, अब सुपरिचित का बता दो। कई बार बोलते हैं ना, ये बोले सुप्रसिद्ध व्यक्ति है, तो सुप्रसिद्ध है, मूल शब्द क्या है? सिद्ध। 2 प्रत्यय हैं, एक सु और एक क्या है? प्रा। जैसे प्र से प्रहार सुना है, तो ऐसे शब्दों को करने आने चाहिए आपको। बताइए सुपरिचित मूल शब्द क्या है? चित। तो 2 उपसर्ग आएंगे, सु परि। परि से आपने कई सारे उपसर्ग सुने, जैसे परि से पर्यावरण मिलकर बना है, और मूल शब्द यहां पर क्या आ गया? चित। मतलब ऊपर वाले का आंसर 3 था, इसमें 3 उपसर्ग हैं, और इसमें कितने उपसर्ग हैं? 2। तो ये तीसरा तरीका है एग्जाम में पूछने का कि किस शब्द में 1 से अधिक प्रत्यय हैं, और 4 शब्द आपको दे देगा, मतलब शब्द 1 दे देगा और पूछेगा 1 2 3 कौन सा है। ठीक है, ये तीसरा तरीका हुआ। अभी सब नोट कर लेना बाद में। अगला तरीका और क्या पूछेगा कि कोई शब्द देगा, कोई शब्द दे देगा और पूछेगा उस शब्द में हम कौन सा उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ें, शब्द में कौन सा उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ें कि वो शब्द कैसा हो जाए? या तो विलोम हो जाए, उल्टा, या फिर स्त्रीवाचक, मतलब फेमिनाइन, फीमेल, स्त्रीवाचक, फेमिनाइन। अभी आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कोई शब्द देके रखे हैं, जय, गमन, सुत, अनुजा, अनुज। अब ये 4 शब्द हैं। अब खुद आप मुझे बताइएगा, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ूं कि विलोम शब्द हो जाए? परा, बिल्कुल। पापा की परी के बाद पैसे पापा का परा, तो यहां पर परा जोड़ दीजिएगा, परा उपसर्ग। ठीक है, परा धन जय बराबर क्या हो गया है? पराजय। ठीक है, तो यहां पर अर्थ कैसा हो गया? विलोम। यही पूछा था। ठीक है, इस प्रकार गमन का मतलब है जाना। गमन में कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि विलोम शब्द बन जाए? आ, मतलब ठीक, आगे अंडरलाइन करें, एग्जाम में आएगा। तो गमन शब्द में, अच्छा एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि कौन सा उपसर्ग आपको जोड़ना है, पर जोड़ना है, वी जोड़ना है, आ जोड़ना है, आ जोड़ना है, या कुछ भी नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पर हम आ उपसर्ग जोड़ेंगे, तो आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
आगमन मतलब आना, आए हो मेरी जिंदगी इत्यादि। अब सुत और अनुज में हम कौन सा उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ें कि शब्द विलोम हो जाए या स्त्रीवाचक हो जाए? और मैंने आपको पढ़ाया है सुत और अनुज किसके पर्यायवाची लिखवाया है शॉर्ट ट्रिक में। सुत का मतलब लड़का होता है और अनुज का मतलब क्या होता है? भाई। कौन सा प्रत्यय? आ। और बताया था मैंने आपको बड़ी ई की मात्रा, खोल के देख लो अब, यही तो इसलिए पर्यायवाची मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने आपको बताया था किसी भी पुरुष प्रधान शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए उसमें हमेशा बड़े आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा जोड़ी जाती है। तो यहां पर सुत में प्रत्यय जोड़ दो। उन्होंने दोनों तो कहा था कौन सा उपसर्ग या कौन सा प्रत्यय जोड़ें, तो इस बार हम प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो यहां पर आ प्रत्यय जोड़ेंगे। सुत मतलब यहां पर लड़का और सूता मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? लड़की। ठीक है। इसी प्रकार अनुज में आ प्रत्यय जोड़ देंगे, अनुजा मतलब बहन, आ प्रत्यय जोड़ दिया। तो इन दोनों में प्रत्यय जोड़ दिया। अब ये जो शब्द थे पहले पुरुष प्रधान थे, जैसे हमने इनमें उपसर्ग का प्रयोग कर, प्रत्यय का योग कर दिया, ये कैसे बन गए? स्त्रीवाचक। तो ये एक तरीका पूछने का है कि कौन सा उपसर्ग या प्रत्यय शब्द में जोड़ा जाए कि शब्द या तो विलोम हो जाए, एंटोनिम हो जाए या फेमिनाइन हो जाए या स्त्रीवाचक हो जाए। ठीक है। लास्ट अंतिम तरीका, किस शब्द में, बताइए इतने प्रकार के देखे थे आपने उपसर्ग पर कितने प्रश्न आते? मैंने पहले ही बोल दिया था आपसे, आप मुझसे जो भी चैप्टर पढ़ोगे नया ही पढ़ने को मिलेगा। किस शब्द में उपसर्ग, पीछे बात नहीं करें कसम, नहीं तो भस्म जाओगे। किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय, क्लास रिकॉर्ड चल रही, ज्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, क्लास से बाहर कर दूंगा। किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों हैं? ठीक है। जैसे कुछ शब्द मैं आपको लिख देता हूं यहां पर। एक शब्द है हमारे पास अव्यवस्था, अव्यवस्था। दूसरा अकथनीय, ध्यान से पढ़िएगा, आप में से किसी एक को उठा के पूछूंगा मैं अब, अकथनीय। तीसरा है हमारे पास मानवता, मानवता। और चौथा विकल्प देख के रखा है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि मतलब ध्वनि के बाद जो ध्वनि सुनाई देती है उसको हम प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए अब ये पूछा गया वह कौन सा शब्द है जिसमें बहुत प्रीफिक्स भी होना चाहिए और सफिक्स भी होना चाहिए, उपसर्ग भी जुड़ा हो और प्रत्यय भी जुड़ा हो, कौन सा हो सकता है? सर आप बताइए। यहाँ पर चारों में से भले मुझे ये मत बताओ कि कौन कौन सा इसमें जुड़ा हुआ, इतनी पहचान आनी चाहिए कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ा हो सकता है। जिससे पूछा वही आंसर देगा। सेकेंड अकथनीय। ठीक है मैडम आप बताइए क्या लग रहा है आपको? कौन सा? मानवता। ठीक है आप बताइए सर। हाँ आप इस, हाँ दूसरा। ठीक है मैडम आप बताइए। मोहिनी सेकेंड वाला। चलिए तो जिन्होंने यहां पर सेकेंड बताया अकथनीय, वेरी गुड, दिस इज द परम सत्य आंसर। अब अव्यवस्था को यदि आप देखेंगे कैसे, यहां पर आप तोड़ोगे, पहले तो मूल शब्द क्या है इसमें? व्यवस्था। मूल शब्द व्यवस्था है और जहां पर व्यवस्था नहीं होती, उपसर्ग का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, तो हम उससे क्या बोल देते हैं? अव्यवस्था। ठीक है तो आपने इसको तोड़ा होगा अधन व्यवस्था। हालांकि व्यवस्था भी यहां पर मूल शब्द नहीं है, व्यवस्था को फिर से तोड़ सकते हैं, क्या आएगा? विधन अवस्था। अरे भाई विशेष प्रकार की जो अवस्था होगी वही तो व्यवस्था कहलाएगी, जैसे विशेष प्रकार का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है तो यहां पर व्यवस्था को पुनः तोड़ेंगे तो यण स्वरसंधि आएगी विधन अवस्था। तो इस प्रकार से अब देखोगे यहां पर मूल शब्द हमारे पास अवस्था, जिसका मतलब पोजीशन है, और दो उपसर्ग प्रयोग में आए हैं, अ उपसर्ग और वि उपसर्ग। मतलब एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि अव्यवस्था में कितने उपसर्ग आए हैं? दो, एक आ है दूसरा बी। अकथनीय में आपको मालूम है यहां पर भी नेगेटिव सेंस के लिए अ उपसर्ग जोड़ दिया गया है। मूल शब्द इसमें क्या है? कथन। और कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? देखो बड़ी की मात्रा ई है, जैसे दयनीय होता है ना, उसी प्रकार क्या होता है? अकथनीय। जो कथन कहने योग्य नहीं हो वो क्या होता है? अकथनीय। मतलब यहां पर उपसर्ग भी आया है और क्या आया है? प्रत्यय भी। तो दिस इज द राइट आंसर। जिन्होंने मानवता आंसर दिया भाई, मानवता में बताइए कोई उपसर्ग दिखाई दे रहा है क्या? मां उपसर्ग होता है क्या कोई?
मूल शब्द इसमें क्या है, मानव, ठीक है। और प्रत्यय कौन सा जोड़ा है, ता, मतलब इसमें सिर्फ प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। बट एग्जामिनर ने कहा था कि उपसर्ग प्रत्यय दोनों होना चाहिए। मतलब ऐसा तरीका जिसको समोसे को आप सादी चटनी से खा लो, लाल से भी खा लो, हरी से भी खा लो, ये वाली बात थी ना, कुछ भी बोलते रहते हैं सर आप। तो यहां पर मानव धन ता, तो ता यहां पर याद रखिएगा प्रत्यय है, उपसर्ग तो है ही नहीं। और प्रतिध्वनि में तो दिखाई दे रहा है, कौन सा उपसर्ग है, प्रति। मूल शब्द यहां पर क्या है, ध्वनि। तो एकमात्र उपसर्ग और प्रत्यय वाला जो ऑप्शंस आपको मिलेगा अकथनीय, दिस इज द राइट आंसर। तो कुल प्रकार से आपने देखे, हमने इस प्रकार से 4 से 5 प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते, ये तो हमने पूरा तरीका ही बता दिया। अब हमारा उपसर्ग प्रारंभ हो रहा है। अब यहां से लास्ट क्लास में जो हमने उपसर्ग पढ़ाया था वो तो इंट्रोडक्शन था, अब यहां से उपसर्ग की क्लास प्रारंभ हो रही है। जब मैं किसी चैप्टर को प्रारंभ करता हूं तो सबसे ज्यादा उसके फंडामेंटल पर ध्यान देता हूं, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण फंडामेंटल होगा उतना ही शानदार आपको चैप्टर समझ में आने वाला है। चलिए, अब यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं उपसर्ग। अगला पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स, उपसर्ग के भेद या प्रकार। उपसर्ग के भेद या प्रकार। आज मैं सुबह सुबह अपनी कॉलोनी में जा रहा था दूध लेने के लिए, कॉलोनी में दूध की दुकान है, तभी पीछे से मेरी एक पड़ोसन ने आवाज दी, जी जरा सुनिए, कसम से हस्बैंड वाली फीलिंग आ गई। चलिए ठीक है, तो उपसर्ग के भेद या प्रकार में अब यदि आपसे पूछे कि उपसर्ग के कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो इसको याद करने का बढ़िया सा तरीका है, बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूं। ऐसी ट्रिक जो आप हमेशा याद रखेंगे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। उपसर्ग बताइए किससे प्रारंभ हो रहा है, ऊ से। ऊ में किसकी आकृति दिखाई दे रही है, तीन की। मतलब उपसर्ग की कितने प्रकार होते हैं, 3। अब ये 3 का क्या सीन है वो जरा देखिएगा। एक उपसर्ग होगा पहला हिंदी के उपसर्ग, हिंदी माथे की बिंदी, ठीक है। एक उपसर्ग होगा दूसरा संस्कृत, उर्दू भी लेके आ रहे हैं, संस्कृत। और तीसरा होगा अरबी फारसी, उर्दू इसी के अंतर्गत आती है। अरबी फारसी एक्चुअली लिपि है, जो उर्दू भाषा इसी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। अरबी फारसी भाषा को उपसर्ग, या फिर कई किताबों में इन्हीं को क्या बोलते हैं, विदेशी भाषा के उपसर्ग। ये विदेशी भाषाएं फॉरेन, ठीक, विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो मूल रूप से जब कभी एग्जाम में पूछ ले कि उपसर्ग के कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, 3 को। कितने प्रकार के होंगे, 3। अब कई किताबों में एक एक्स्ट्रा प्रकार भी दिया रहता है, और वो चाहता मैं आपको अलग से बताऊं। एग्जाम में कितने लगा के आएंगे, 3। बट पढ़ने के दृष्टिकोण से एक और क्या होता है, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में बात करेंगे सर, जब अंग्रेजी भाषा के भी जब होते हैं तो आप फिर आंसर 3 क्यों बोल रहे हैं। अरे खुद ही देख लो, अरबी फारसी भाषा के जो उपसर्ग हैं मैं उनको यहां पर क्या बोल रहा हूं, विदेशी भाषा। और अंग्रेजी भाषा क्या है, विदेशी है क्या हमारे देश की है, विदेशी है ना। तो बस इसको अलग से काउंट कर लेते हैं। बाकी आंसर हमेशा 3 ही लगा के आ रहे हैं। भारत के लोग अंग्रेजी बोलना पसंद भी करते हैं और पीना भी। तो कितने प्रकार के उपसर्ग हो गए, 3। हिंदी के, संस्कृत के, अरबी फारसी भाषा के। अब एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है, उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है। मालूम है किसी को, कौन बताएगा, जो बताएगा उससे क्वेश्चन और पूछेंगे। कुल उपसर्ग पूछ रहा हूं मैं आपको, टोटल नहीं। कुल उपसर्ग होते हैं 54। अब कैसे, हाँ 22 तो संस्कृत में होते हैं। हिंदी के कितने होंगे यहां पर, तो हिंदी के उपसर्ग होते हैं 13, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22, और अरबी या फारसी या विदेशी भाषा के उपसर्ग कितने होते हैं, 19। जब सबको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 54, ठीक है। हेलो, क्लास में हो ना, लगाइए बात। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमने लिखे हैं। सबकी संख्या जब जोड़ देंगे तो आंसर आपका 54 आ जाएगा। अब 1 बाय 1 आपको 13, 22, 19, 54 कैसे याद करेंगे। पूरे 54 उपसर्ग यहीं पर नगद के, देखिए शानदार ट्रिक से याद करा रहा हूं। ऐसी ट्रिक जो आपने इससे पहले कभी पढ़ी ही नहीं होगी। हिंदी के कैसे याद रखेंगे, संस्कृत के 22 कैसे याद रखेंगे, और अरबी फारसी को 19 कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले यहां पर हम प्रारंभ करेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी
भाषा के उपसर्ग। अच्छा, ये अलग अलग उपसर्गों के यहां पर एक क्या फंडा है वो भी जरा देख लीजिएगा। हिंदी और अंग्रेजी कह लो या फिर अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग कह लो, हिंदी और विदेशी भाषा के उपसर्गों की खासियत यह है कि जब भी आप किसी शब्द में हिंदी के उपसर्ग जोड़ेंगे, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग जोड़ेंगे या फिर अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग जोड़ेंगे, ये उपसर्ग हमेशा ही संयोगी के रूप में जुड़ते हैं। संयोग का मतलब है किसी भी शब्द में सीधा इन्हें जोड़ा जा सकता है। और जब बताइए किसी शब्द में सीधा सीधा जोड़ा जाएगा तो पहचानना सरल होगा कि कठिन? सरल होगा ना। अभी आप वो दुर्व्यवहार में या फिर व्यवस्था में क्यों फंस गए थे? क्यों? क्योंकि वहां पर संधि विच्छेद करके देखना पड़ रहा था कि अंदर कौन सा मूल शब्द बैठा है। और वो चीज कहां पर होती है? संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत के शब्द संधि के रूप में भी जुड़ते हैं और संयोग के रूप में, इसलिए एग्जाम में संस्कृत के उपसर्ग ज्यादा आते हैं। क्योंकि अरबी फारसी या जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं, जैसे भाई भी कह रहा था सपूत, सपूत में कोई भी पहचान लेंगे, मूल शब्द क्या है? पूत है। उपसर्ग कौन सा है? स, क्योंकि स उपसर्ग हिंदी का होता है और हिंदी के उपसर्ग बिना किसी परिवर्तन के सीधे सीधे जोड़ दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी अरबी फारसी के उपसर्ग संयोग के रूप में जुड़ते हैं, बिना किसी परिवर्तन के इन्हें पहचानना काफी आसान होता है। जबकि संस्कृत भाषा के उपसर्ग संधि और संयोग दोनों के रूप में जुड़ते हैं। मतलब आपको पहचानना पड़ेगा, तोड़कर संधि विच्छेद कर लो और डायरेक्टली जोड़ा तो फिर कोई भी पहचान नहीं लेगा। और संस्कृत और हिंदी के जब उपसर्ग संयोग के रूप में जुड़ते हैं, सीधे सीधे जुड़ते हैं, तो हम इन्हें तद्भव भी कह देते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं जो शब्द हिंदी में प्रचलन में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द। और संस्कृत के शब्दों को क्या बोला जाता है? तत्सम। ये आपको मालूम होगा तत्सम। ठीक है, एक्चुअली हुआ कुछ नहीं है कि भाई संस्कृत में जो शब्द थे, धीरे धीरे क्या किया कि हमारे पूर्वजों ने दैनिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में उनके प्रचलन के तौर पर सामान्य अर्थ ले लिए ताकि बोलने में आसानी हो। जैसे हमारे पास एक शब्द है धर्म, हमारे पास है गर्म, अब हम बोलते हैं गर्म पानी, हम बोलते हैं धर्म। यही चीज आपके दादा दादी आजा आजी से पूछेंगे तो धर्म को बोलेंगे धर्म और गर्म पानी को क्या बोलेंगे? गरम। क्यों भैया? यही होता है। तो ये कहने का तरीका। अब बताइए कहीं पर आग लग गई तो हम ये कहेंगे और वहां तो बहुत ही भयंकर अग्नि प्रज्वलित हुई है, तो इतना विशेष नहीं बोलेंगे। हमने अग्नि का क्या कर लिया? आग। हम ये नहीं कहते कि कृषक आ रहा है, हम क्या बोलेंगे? किसान, क्योंकि कृषक बोल रहे हैं संस्कृत भाषा का। और जब कृषक का आपने किसान बना दिया मतलब वो तद्भव बन गया है, हिंदी भाषा है। हम बोलते हैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल सूर्य उदय हुआ है, तो सूर्य का शॉर्टकट हिंदी में समान अर्थ हमने क्या लिया है? सूरज। तो हमने हमारी सुविधा अनुसार संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का परिवर्तन किया है और हिंदी में प्रयुक्त किया है वो तद्भव कहलाते हैं, और संस्कृत शब्दों को हुबहू प्रयोग कर लेना क्या कहलाता है? तत्सम। ठीक है, तो ये तद्भव होते हैं, पहली बात तो। और दूसरा यहां पर याद रखना, ये उपसर्ग सबसे बढ़िया आपको यही याद रखना, ये उपसर्ग संयोग के रूप में जुड़ते हैं, मतलब बिना किसी परिवर्तन के, इसलिए कोई भी पहचान सकता है। ये उपसर्ग संयोग के रूप में जुड़े होते हैं। अच्छा, एक और खास बात, मैंने अभी सीपीसीटी का जिक्र कर रहा था, जिन जिन एग्जाम में भी सीपीसीटी लगती है मोस्टली उन सब एग्जाम में हिंदी कंप्यूटर एग्जाम में आता ही है। यह भी एक फायदा है सीपीसीटी का। जितने एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के होते हैं सब में हिंदी कंप्यूटर कंपलसरी आती ही आता है। ठीक है, अब ये संयोग के रूप में जुड़ते हैं और कुल कितने होते हैं? 13। कुल कितने होते हैं? 13। 13 उपसर्गों को याद करने की देखिए बढ़िया से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। क्योंकि एक तरीका यहां से एग्जाम में और स्किप हो गया मुझसे, जैसे हमने कुछ कितने तरीके बताए थे, 5-6 बताए थे, एक तरीका इसमें और जोड़ सकते हैं। समुचित, मतलब जो उचित हो, समुचित भाषा के उपसर्ग की पहचान। मतलब आपको कोई शब्द दे देंगे, और आपसे यह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्द में
संस्कृत उपसर्ग आया है अथवा नहीं आया, या किस शब्द में अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है, या किस शब्द में संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं हमें पूरे 54 उपसर्ग पूरे याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि 13 हिंदी के कौन होते हैं, 22 अंग्रेजी के संस्कृत के कौन से होंगे और 19 अरबी फारसी भाषा के कौन से होंगे। क्योंकि एक तरीके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि कौन सा यहां पर किस भाषा का उपसर्ग